આપણી સાથે કંપનીના સીવીના एमडी અને સાથે सीईओ विनोद अग्रवाल जोड़ाई चुका है। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं FY19 से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इंडस्ट्री के सेल्स है, FY19 बेहतरीन साल रहा था। तकरीबन 10 लाख से बियॉन्ड सेल्स वहां पे विटनेस हुए थे। वहां से कुछ दिक्कतें हुई थी, जो रॉक बॉटम हिट किया हमने, वापस पिकअप चीजें हो रही है। एक साल का पूरा क्वांटम अगर आप मुझे बता पाएं किस तरीके से पिकअप हो रहा है, क्योंकि मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़ रही थी, आपने पेंट अप डिमांड को लेकर काफी एनकरेजिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या विजिबल दिख रही है, उसी से शुरुआत करें। वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार। जैसा कि आपने बोला कि FY19 जो था वो पीक ईयर था, तो उस साल में सबसे ज़्यादा हुई थी ट्रक्स और बसेस की। उसके बाद 19-20 में रिसेशन शुरू हुआ, जो कि अभी कोविड नहीं आया था, तो 19-20 में रिसेशन शुरू हो गया था। उसमें रिटेल फाइनेंसिंग में दिक्कत आई थी और फिर एक्सो लोड्स बढ़ गए थे, उसके कारण से जो डिमांड गिरनी शुरू हो गई। और वैसे भी जो ट्रक इंडस्ट्री है जो साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो 19-20 में जो डाउन साइकिल स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद फिर कोविड आ गया, तो कोविड में डाउन साइकिल और बढ़ गया। तो इसलिए कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है ये पिछले 18-19 के बाद से ही रिसेशन में रही है, और कोविड में रिसेशन और बढ़ गया था। तो इसके कारण से जो 20-21 की इंडस्ट्री थी वो सबसे रॉक बॉटम पे थी, सबसे नीचे थी। तो 21-22 में FY22 में रिकवरी शुरू हुआ है, और अभी लगता है कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए आने वाले सालों में 2-3 सालों में एटलीस्ट अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि अभी अप साइकिल स्टार्ट हुआ है। और जैसा कि आपने बोला कि रिप्लेसमेंट डिमांड है, और दूसरा एक अगले साल सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे बसेज हैं, अभी तक पिछले 2 साल में कोविड के कारण बसेज की डिमांड बिल्कुल गिर गई थी। अभी स्कूल दोबारा से खुल गए हैं और इंटरसिटी ट्रैवल भी शुरू हो गया है, तो उसके कारण से अभी स्कूल्स की और बसेज की डिमांड जो है वो वापस आ जाएगी। तो अगले साल जो इंडस्ट्री की रिकवरी होगी उसमें बसेज की डिमांड का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। तो एक तो हमारी ट्रक्स की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पेंट अप रिप्लेसमेंट डिमांड है। दूसरी कंस्ट्रक्शन ट्रक्स की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी हो रही हैं। और तीसरी जो स्कूल्स के कारण से और इंटरसिटी ट्रैवल जो शुरू हुआ है उसमें जो बसेस की डिमांड है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो जो अगला साल है वो इंडस्ट्री के लिए अच्छा लगता है। ओके अच्छा, इसी के साथ एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी सर, क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स में आपने ये भी बताया था कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो ऑयल प्राइसेस का क्वांटम हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा। ये डिमांड के ऊपर कैसा इम्पैक्ट करेगा, इसके ऊपर आपकी एक कमेंट। और प्राइसिंग क्योंकि डिस्कस कर ही रहे हैं, मैं एक ऑटो इंडस्ट्री के पैरामीटर्स के लिहाज से डिस्कस करना चाह रही थी। सप्लाई डिस्ट्रप्शंस काफ़ी हो चुके हैं सेमीकंडक्टर को लेकर। मैं पिछले 2 या 3 हफ्तों से जो भी रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ, ये यूक्रेन रशिया वाली सिचुएशन की वजह से थोड़ा और डैम्पनिंग इफेक्ट आता हुआ देख पाएंगे हम लोग। कैसे आप ये पूरे सेटअप को देख रहे हैं? प्राइसिंग सिनेरियो पिछले साल के मुकाबले कितना वेरिएंटली चेंज हुआ है, इसके ऊपर एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। प्राइसिंग का सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है पे करने की। क्योंकि अभी फ्यूल प्राइसेस बहुत बड़े हैं पिछले, स्पेशली अगर आप पिछले 1.5 साल या 2 साल में देखते हैं तो फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। जो डीजल की कीमत जो 1.5-2 साल पहले 60 रुपये लीटर की होती थी, अभी ये 90 रुपये के ऊपर है दिल्ली में। तो इसका मतलब 50% से ऊपर बढ़े हैं फ्यूल प्राइसेस। अब ये फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इमीडिएटली उसको पास ऑन कर पाते हैं फ्रेट इंक्रीज के थ्रू। तो अगर वो प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाते पूरी तरह से तो इसलिए उनके फाइनेंसिस इम्पैक्ट होते हैं। जब उनके फाइनेंसिस इम्पैक्ट होते हैं तो जहाँ तो वो बहुत नेगोशिएट करते हैं, उनको जो गाड़ियाँ अगर सस्ती मिलती है तभी खरीदते हैं। और दूसरा, अगर वो डेफर कर सकते हैं अगर परचेज अपनी को, तो वो डेफर करने की कोशिश करते हैं। तो डिमांड के ऊपर इसका डंपिंग इम्पैक्ट होता है, जो जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं और फ्रेट अगर उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है तो उसके कारण से जो डिमांड है वो कम हो सकती है। तो एक तो ये इम्पैक्ट होता है। और दूसरा, आपने जो सप्लाई चेन के बारे में बोला है, सेमीकंडक्टर क्राइसिस काफ़ी दिनों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। परंतु अभी उसमें एक यही चीज़ हुई है कि
कंपनियों ने उसमें काफ़ी अल्टरनेट्स निकालने की कोशिश करी है। जैसे कोई एक चिप नहीं मिल रही है तो दूसरी तरह की चिप मिल रही है, तो उसको डेवलप करके उसके उसके साथ नया डेवलपमेंट किया है। तो एक तो उसके कारण से ठीक हुआ, दूसरा अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर काम किया है। तो इंडस्ट्री जो है वो किसी भी तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, परंतु अभी इसके कंस्ट्रेंट्स तो रही हैं। और तीसरी दिक्कत जो इन्फ्लेशन की आ रही है, इन्फ्लेशन आपने जैसे देखा कि पिछले 1-2 साल से स्टील में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई स्टील प्राइसेस में, और अभी और भी डिमांड चल रही है स्टील मिल्स की प्राइस और बढ़ाओ, क्योंकि यूक्रेन के कारण जो इम्पैक्ट आया है। और उसके अलावा दूसरे प्रीशियस मेटल जो हैं उनकी कीमतें भी बहुत बढ़ी हैं, कोल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं इंटरनेशनल बाजार में। तो इसके कारण से इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है पिछले इस साल में भी, और लगता है कि पहले क्वार्टर में अगले साल अप्रैल टू जून में उसमें भी इन्फ्लेशन हाई रहेगी। तो इसके कारण से भी थोड़ा इम्पैक्ट जो है, एक तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये रहता है कि अगर हम इन्फ्लेशन को पास ऑन नहीं कर पाते तो हमारे मार्जिन्स जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। तो इसलिए मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में रहते हैं। और फिर कंपटीशन भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरर के पास कैपेसिटी खाली पड़ी है। अगर कैपेसिटी पड़ी हुई है तो उसके कारण से सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक बनाना चाहते हैं, तो उसके कारण से जो डिमांड जो है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उसके कारण से डिस्काउंट्स बढ़ते हैं फिर। तो इसलिए मार्जिन जो है वो प्रेशर में है। अच्छा, मार्जिन्स के फ्रंट पे मैं ये साल एंड कैसे होगा वो समझना भी चाह रही थी सर, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं पिछले पूरे एक साल की बात करें तो। किस तरीके से इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स में जो स्पेसिफाई किया गया है वो काफ़ी डैम्पनिंग इफेक्ट होगा ये बोला गया है, लेकिन आपकी तरफ से क्या आइडिया, क्योंकि आप प्रोडक्शन कॉस्ट को काफ़ी करीब से देखते भी हैं, चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट हो रही है इंडियन मार्केट्स में भी अब्रॉड मार्केट्स में भी, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसके ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह भी रही थी। देखिए, इसमें ना हर कंपनी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है कि कैसे वो प्राइस मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट करती है। मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल। जब भी हम कोई अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, जब हम अपने जो नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो हमारा ध्यान जो रहता है कि बैलेंस क्रिएट करें, कि ये ना हो कि हम नंबर्स के पीछे भागें और उसके कारण से हम फिर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दें मार्केट में। तो हम लोग हमेशा बैलेंस रखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्रोथ हो जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो। ये नहीं होना चाहिए कि हम ग्रोथ के ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं पर अपनी बॉटम लाइन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा हमेशा रीजनेबल मार्जिन रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हमारे जो रिजल्ट्स अभी तक हमने जो डिक्लेयर किए हैं, पीछे हमने जैसे दिसंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे, तो अभी तक हमारा ओवरऑल हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट रहा है। मतलब जितना हमें चाहिए था उतना तो नहीं रहा है, बट मार्जिनल हमें लॉस नहीं हुआ है। सबसे बड़ी कंसोलेशन यही है कि जबकि इंडस्ट्री जो है ये सारी कॉस्ट प्रेशर के कारण या कॉम्पिटिटिव प्रेशर के कारण इंडस्ट्री लॉस में है अगर, परंतु हम लोग उसको मैनेज कर पाए हैं कि हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बना पाएंगे। एबिटा मार्जिन हमारे पॉजिटिव रहे हैं। और दूसरी ये भी बात है कि हम कस्टमर्स को ये भी हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को समझाएं कि सिर्फ वो इनिशियल प्राइस को मत देखें, कि वो ये भी देखें कि इस प्रोडक्ट में कितना उनको बेनिफिट मिलता है, कितना फ्यूल एडवांटेज मिलता है, कितना उनको प्रोडक्टिविटी में एडवांटेज मिलता है, कितना उनको ड्राइवर को कितना कंफर्ट मिलता है जिसके कारण से वो ज़्यादा ट्रक चला सके हर दिन। तो इसके कारण से उसकी जो बचत होती है कॉस्ट में, तो हम यही कोशिश करते हैं कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझे, और वैल्यू समझ के वो ठीक प्राइस दाम पे करे। अगर वो ठीक दाम पे करता है, वैल्यू समझता है, तो उसमें हमें भी फिर कॉस्ट को मैनेज करने में थोड़ी सुविधा होती है। तो हमारा यही कोशिश रहता है कि कस्टमर के साथ मिलके हम कैसे विन विन क्रिएट करें कि कस्टमर को भी नुकसान ना हो और हमें भी नुकसान ना हो। परफेक्ट। दो चीज़ें सर मुझे समझनी है, हम लोग ये कन्वर्सेशन एंड अप करें उससे पहले, वॉल्यूम्स किस तरीके से ये साल एंड होता हुआ देख पाएंगे उस फ्रंट पे, और साथ ही प्राइस हाइक्स को लेकर अगर आप यहाँ से भी कुछ और क्वांटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वर्कआउट होगा वो, अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स दे पाएं तो। हमारा वॉल्यूम ग्रोथ हमारा अच्छा हुआ है, हमारी कंपनी का भी
इस साल हमने जैसे फरवरी तक के हमारे वॉल्यूम्स हो चुके हैं। 11 महीने में हमने 41-42% की बढ़ोतरी करी है इस साल में। पिछले साल के मुताबिक हमने कोई आई थिंक 47,000 के करीब 47,000 प्लस ट्रक्स और बसेज बेचे हैं इस साल अभी तक, और अभी मार्च की सेल उसमें आनी है। और अगले साल भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना है। तो हम लोग जो हैं वो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको उसी के ऊपर हम देखते हैं कि अगर इंडस्ट्री में जितनी ग्रोथ हो रही है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके हमारी ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री ग्रोथ से बेटर होनी चाहिए। तो हमारा हमेशा यही ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसके ऊपर हम काम करते हैं कि कैसे हम इंडस्ट्री की ग्रोथ के हिसाब से हम लोग इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से हम इंडस्ट्री से भी ज़्यादा ग्रो करें। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अगले साल भी हम इसी को परस्यू करेंगे। ओके।